नमस्कार, मैं हरिराम। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। दोस्तों, आज हम ये व्लॉग शूट कर रहे हैं नागौर ज़िला मुख्यालय पर आए हुए हैं और यहाँ पे जो आई-छत्र गढ़ है, जो नागौर किले के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने सोचा कि जब हम नागौर आए हुए हैं तो नागौर किले का भ्रमण करें और जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको इस किले को बारीकी से दिखाएँ, इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो हम पहुँचे हैं किले के मुख्यालय पे। ये नागौर का जो फोर्ट है, इसके मुख्य द्वार पे हम खड़े हैं और अब हम जाएंगे इसके अंदर। तो देखेंगे कि यहाँ इस किले के अंदर क्या क्या है, इसकी क्या विशेषताएँ हैं, सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। अब हम जाएंगे अंदर की तरफ, इसी रास्ते से प्रवेश करेंगे और अंदर हम टिकट लेंगे। उसके बाद में अगर गाइड मिलेगा तो गाइड भी लेंगे और उनके साथ में चल करके हम पूरा जो फोर्ट है इसका व्यू आपके साथ साझा करेंगे। और ये बता दें कि ये किला नागौर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ से ऑटो से आप आ सकते हैं, 10 रुपये वहाँ से किराया है। और अगर रोडवेज स्टेशन से आ रहे हैं तो वहाँ से भी आप ऑटो से आ सकते हैं, 10 रुपये वहाँ से भी किराया है। तो हम चलते हैं किले के अंदर। अब हम इस नागौर फोर्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस किले का नाम आई-छत्रपुर के नाम से भी जाना जाता है, नागौर किले के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसका जो मुख्य द्वार है, इसका नाम है शिरेपोल। इसकी जो सूचना है आगे थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है। और मजबूत दरवाज़ा बना हुआ है, इसके नुकीली कीलें लगी हुई है जो इसके कपाट है उस पे, ताकि आसानी से कोई भी अंदर ना प्रवेश करे। पहले के समय में विदेशी आक्रमणों का बहुत ही खतरा रहता था। इस किले का जो ये पहला द्वार है इसका नाम है शिरेपोल, जिसकी जानकारी हमें यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ से मिलेगी। अब हम अंदर जाएंगे, इधर टिकट काउंटर होगा तो वहाँ से टिकट लेंगे, फिर इस पूरे किले का विज़िट करेंगे। अंदर प्रवेश करने के बाद में हमने सबसे पहले देखा कि अंदर आप विज़िट करना आपको अंदर, तो सबसे पहले आपको यहाँ से टिकट लेना होगा। तो ये टिकट काउंटर है, हम यहाँ ही बात करेंगे कितने रुपए का टिकट है। और ये यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो हम यहीं से पूछेंगे कि कितने रुपए का टिकट है। सर जी, कितने रुपए का टिकट है? 50 है। एक आदमी का 50 रुपये का टिकट आप यहाँ से लेकर के, अच्छा उधर लिस्ट भी है, पूरी देख लेते हैं। वहाँ पे यहाँ पार्किंग का भी दे रखा है। कार पार्किंग 30 रुपये, बस पार्किंग 70 रुपये, मिनी बस पार्किंग 50 रुपये, प्रवेश शुल्क यहाँ पे दे रखा है 50 रुपये। तो आप यहाँ से 50 रुपये का टिकट लेकर के किले का आराम से विज़िट कर सकते हैं आसानी से। अब हमने टिकट काउंटर से टिकट ले लिया, उसके बाद में हम किले के जब अंदर घुसे तो अंदर सबसे पहले ये नज़ारा हमने देखा, तो हम उसको आपको भी दिखा रहे हैं। ये इस प्रकार का नज़ारा हमने देखा। इस किले के अंदर कुल बताए जा रहे हैं कि 7 गेट हैं और 7 गेट में से सबसे पहला हमने पीछे देखा था वो सिरेपोल था। अब जो दूसरा इसका गेट है इसका नाम है बिचली पोल और ये गेट इस प्रकार बना हुआ है। ये इसका दूसरा दरवाज़ा है बिचली पोल, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है बिचली पोल। अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो ये लिखा हुआ है मिडल गेट। मिडल का मतलब मध्य में जो दरवाज़ा बना हुआ है किले के। तो बिचली पोल यहाँ राजस्थानी में कहते हैं कि बिचली का मतलब बीच में जो होता है, मध्य। तो ये बिचली पोल दरवाज़ा है 2 नंबर का। इस दरवाजे से हम आगे प्रवेश करेंगे। आज सुबह का समय है, अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, तो यहाँ पे लोग बिल्कुल भी नहीं है, पूरा खाली है। तो इसको शूट करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, सारी चीज़ें हम अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ से 2 नंबर दरवाजे से हम अंदर आगे चलेंगे तो ये आएगा कचहरी पोल। तो ये इतने दरवाजे बने हुए हैं जगह जगह, क्योंकि जब भी कोई बाहर से हमला होता था तो उनको अंदर आने में थोड़ी ऐसे दरवाजे हो तो उनको आसानी से रोका जा सकता था, इसलिए ज़्यादा गेट बनाए जाते थे। इस किले का अपना खुद का एक इतिहास है। बताया जा रहा है कि इसका निर्माण चौहान शासक सोमेश्वर था, उनका एक सामंत हुआ करते थे, कैमास, उन्होंने इनकी नींव रखी थी। और इस किले में अलग अलग शासकों का आधिपत्य भी रहा था। चौहान भी रहे थे, जो अपने जोधपुर के राठौड़ वंश है उनका आधिपत्य भी रहा था, मेवाड़ के महाराणा है उनका आधिपत्य भी रहा था, मुगलों का भी यहाँ पे आधिपत्य रहा था। तो बहुत सारे अलग अलग जो राजवंश आए थे उन्होंने यहाँ पे राज किया था। और यहाँ पे एक बड़ी बात ये भी है कि अकबर के द्वारा यहाँ पे अकबर दरबार भी लगा था 1570 में, जहाँ पर राजस्थान के बहुत सारे राजा आए थे, उन्होंने यहाँ पे उनकी अधीनता स्वीकार की। और इसी से जुड़ी हुई है चंद्रसेन की कहानी, जो चंद्रसेन महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, उनकी कहानी भी इसी किले से जुड़ी हुई है। वो यहाँ आए थे, अधीनता स्वीकार किए बिना वापस गए थे। तो ये सारी विशेषताएं इस किले की जुड़ी हुई है। अब हम अंदर जाएंगे, इनके जो भी और बहुत सारे पोल है हम देखेंगे, दरबार कहाँ लगा था। और दोहरे परकोटा भी इसकी एक विशेषता है। दोहरी परकोटा यानी कि डबल दीवार इसके चारों तरफ है। जब हमने दोहरे परकोटे की बात की है तो हमने सोचा कि इस दोहरे परकोटे को भी हमें दिखाना चाहिए।
दोहरे परकोटे का ये अर्थ होता है कि जब किले की सुरक्षा के लिए चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती है, तो बहुत सारे किलों को देखते हैं कि एक ही बड़ी दीवार बनी होती है, लेकिन इस किले में हम अगर देखेंगे गौर से, तो इस किले में दो दीवारें बनी हुई है इसकी सुरक्षा के लिए। एक छोटी दीवार नीचे है, और जब कोई भी दुश्मन आता था, अगर इस दीवार को पार कर भी लेता था, तो ऊपर बड़ी प्राचीर उनको और मिलती थी। तो दोहरे परकोटे का तात्पर्य यही था कि जब भी कोई हमला होता है, तो दो दीवारों से इस किले की सुरक्षा हो सके, ताकि दुश्मनों को अंदर घुसने में उतनी आसानी नहीं रहती है। इसके लिए हमने जब इस किले के चारों तरफ विज़िट किया, तो हमें पता चला इसकी दीवार के बारे में। और बाहर हमने देखा, बाहर की तरफ तो अमर सिंह की प्रतिमा भी वहाँ लगी हुई थी। और इस किले के चारों तरफ का एक राउंड है, वो करीबन 2 किलोमीटर का राउंड होता है। इसके चारों तरफ घूमने में हमें 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। इस किले के क्षेत्रफल के बारे में जानें, तो इस किले का टोटल क्षेत्रफल है 36 एकड़ में ये फैला हुआ है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका चारों तरफ घूमने का। हमने आपको दिखाया था जो पहला द्वार था सिरे पोल, और जो दूसरा द्वार था वो बिचली पोल, और जो इसका तीसरा द्वार है इसका नाम है कच्छरी पोल। तो ये इसका तीसरा द्वार है, हम यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे। 3 नंबर के कच्छरी पोल से जब हम अंदर घुसे, तो हमने देखा कि यहाँ पे एक नाला बना हुआ है। जब पहले के समय में जब बारिश होती थी और किले का जो भी पानी होता था, इसकी बाहर निकासी के लिए यहाँ पे एक नाली बनी हुई है गहराई में, तो ताकि यहाँ पे जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है, तो वो यहाँ से पूरा बाहर चला जाता था। और ये एक नाली जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से पानी की निकासी बाहर की तरफ होती थी। और यहीं भी शाहजहानी मस्जिद भी बनी हुई थी, तो ये आप देख रहे हैं, अब तो पुरानी हो गई ये शाहजहानी मस्जिद। कचहरी पोल से अंदर जब हमने देखा कि पानी निकासी का नाला बना हुआ था, इधर शाहजहानी मस्जिद भी आपको दिखाई। उससे हम आगे बढ़ेंगे, तो ये जो वो क्षेत्र है, यहाँ पे कहते हैं कि पहले के समय में कोई साधु संत आते थे, उनको रोका जाता था। और सामने जो पोल दिख रहा है, इसका नाम है सूरज पोल। तो अब हम चलते हैं वहाँ पर, दिखाते हैं वहाँ पे क्या है। अब मैंने आपको बताया था कि इधर साधु संतों के रुकने का जो निवास स्थान बनाया हुआ था, तो ये मेरे पीछे है। ये पुराने समय में जब साधु संत आते थे, तो उनको रोका जाता था। अब हम जाएंगे इसके अंदर, देखेंगे इसके अंदर क्या है, अभी इसकी स्थिति कैसी है, और किस प्रकार के इसके अंदर कमरे बने हुए थे, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले ये जो बाहर पत्थर दिख रहे हैं, यहाँ खुदाई के दौरान जो भी पुराने पत्थर मिले थे, उनका कलेक्शन यहाँ पे किया हुआ है। जो साधु संतों का निवास स्थान है, उसके बाहर ये पुराने पत्थर है यहाँ पे रखे हुए हैं, जो खुदाई में मिले थे। अभी तो ये टूट गए हैं, क्योंकि इनकी देखरेख हो नहीं रही है। यहाँ पे सरकार के द्वारा किसी प्रकार का संरक्षण यहाँ पे नहीं किया हुआ है। तो किले के अंदर ये वो जगह हैं जहाँ पे राजा के मंत्री बैठा करते थे, जैसे लगान वसूली के लिए, या अलग अलग जो भी यहाँ पे मंत्री बैठा करते थे, उनके ये निवास स्थान है। यहाँ पे बैठ करके वो सारा काम करते थे, चाहे टैक्स से संबंधित हो या और भी कोई भी लगान होती थी अलग प्रकार की, तो वो जितने भी मंत्री बैठते थे, वो यहीं पर बैठते थे। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो भी बाहर से आए हुए हैं विजिटर्स, उनके पीने के पानी की व्यवस्था भी कर रखी है। यहाँ पे आप पानी भी पी सकते हैं, रुक भी सकते हैं। अभी हम जिस जगह पे चल रहे हैं, ये जगह है, इसका नाम है दीवाने आम। दीवाने आम का तात्पर्य ये होता है कि जब आम लोगों की कोई सभा होती थी, मीटिंग होती थी, तो वो यहाँ पे ली जाती थी। और दीवाने आम का यहाँ पे जब आयोजन होता था, तो बड़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग आया करते थे। और दीवाने आम की कुछ खासियत है, वो मैं आपको वहाँ सामने जा कर के दिखाऊँगा। वहाँ पे बताया जा रहा है कि जब दीवाने आम की मीटिंग होती थी, तो राजा वहाँ बैठते थे। हम पास में जाके देखते हैं उस जगह। दीवाने आम के समय जब राजा बैठते थे, तो यहाँ पे बैठा करते थे, और ऊपर कोई उनके मंत्री वगैरह होते थे, वो ऊपर बैठते थे। और जो सामने आप ये महल देख रहे हैं, यहाँ पे रानियाँ रहती थी। जो भी सभा होती थी, तो वो वहाँ झरोकों में से यहाँ पे जो सभा होती थी, उसको देखा करते थे। तो ये आम पब्लिक के लिए जब भी कोई बैठक होती थी, तब यहाँ पे उनको बुलाया जाता था और यहाँ बैठा जाता था, यहाँ पे कोई फैसला होता था। दीवाने आम का ये क्षेत्र देखने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे, तो इधर एक पोल आ रहा है जिसका नाम है ध्रुपी पोल। और ये ध्रुपी पोल क्यों है, इसकी ये विशेषता है कि ये द्वार इस किले में उत्तर दिशा की तरफ है, और जो ध्रुव तारा उत्तर दिशा की तरफ होता है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसका नाम भी ध्रुपी पोल। ध्रुपी पोल के अंदर से हम जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें सामने एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई देता है। और इस ग्राउंड के इस दिशा में ये कृष्ण जी का मंदिर है, और ये ग्राउंड है जहाँ पे राजा महाराजा बहुत सारे खेलों का आयोजन करवाते थे। तो यहाँ पे सारे खेल होते थे, और उसके लिए ये पूरी जगह छोड़ी हुई है, ग्राउंड की जगह है यहाँ पे। ये सामने घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में घोड़े तो यहाँ पे हैं नहीं। लेकिन इसमें हमने देखा कि बहुत सारी गायें और जो सांड है वो इसके अंदर है अभी। तो इनकी संख्या भी ज़्यादा नहीं है, ये 15-20 की संख्या में यहाँ पे है, लेकिन पहले ये घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था।
किले में हम आगे बढ़ रहे हैं तो जो सामने जो पोल दिख रहा है इसका नाम है गणेश पोल, क्योंकि इसके ऊपर छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा होने की वजह से इसका नाम गणेश पोल रखा हुआ है। और ये सामने जो जगह हैं यहाँ पे शाही परिवार रहा करता था राजा महाराजा का, तो वो जगह हम उस जगह से आपको रूबरू करवाएंगे। इधर रानियों का महल वगैरह है जहाँ बैठ करके वो जो भी कार्यक्रम होता था दीवाने आम में वो देखा करते थे। फिर इधर से वो जो भी हमने पीछे की तरफ दिखाया था ग्राउंड, उनमें अगर कोई प्रोग्राम होता तो रानियाँ ऊपर बैठ करके वहाँ से देखा करती थी। तो ये है शाही परिवार का निवास स्थान। अब हम चलते हैं इसके अंदर और सारी इसकी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। ये महल का जो दृश्य आप बाहर से देख रहे हैं, ये शासक अमर सिंह की जो रानी थी हाड़ी रानी, ये उन्हीं के महल का बाहर का दृश्य है। और अब हम इसके अंदर चल के इसकी स्टोरी देखते हैं। अब हम यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर अमर सिंह की जो रानी थी हाड़ी रानी, उनका महल है। और इस महल के सामने जो बिल्कुल सामने जो रूम बने हुए हैं यहाँ पे उनकी सेवा में जो दासियाँ होती थी उनके रहने के लिए ये यहाँ पे उनका आवास बना हुआ है। और अब हम इस महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जो हाड़ी रानी का महल है यहाँ पे, जो अमर सिंह की पत्नी थी। इसके बाहर एक हाथी पे सजी हुई ये पालकी है। शायद अच्छा, बता रहे हैं कि पुराने समय में छोटे बच्चों को बिठा करके अच्छा घुमाया करते थे, जो भी इसलिए यहाँ पे बना हुआ है। हाड़ी रानी के इस महल के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो बताया जाता है कि जब 1971 की जो भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी तो बीएसएफ के जवान यहाँ पे 7-8 साल के लिए रुके थे। और जब वो रुके थे तो उन्होंने यहाँ पे दीवार पे वाइट कलर की पुट्टी कर दी थी, जिसकी वजह से इसकी जो चित्रकारी थी वो इसके नीचे दब गई। और धीरे धीरे इसकी सफाई करके उसकी चित्रकारी को वापस निकाला जा रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो चित्रकारी किस प्रकार की थी। इस पुट्टी के नीचे जो चित्रकारी दबी हुई थी वो इतनी सुंदर चित्रकारी थी, लेकिन जब जवान आए थे उन्होंने वाइट पुट्टी कर दी थी, जिसकी वजह से ये छिप गई थी। अब धीरे धीरे इसकी सफाई हो रही है तो ये चित्रकारी वापस सामने जिंदा हो रही है। और इसमें काफ़ी समय लगेगा। उन्होंने बताया कि हर वर्ष 1 या 2 महीने के लिए ये काम किया जाता है, तो करीबन 4-5 साल का समय इसकी चित्रकारी को वापस जिंदा करने में लगेंगे। अभी आप ये जो चित्र देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे लगी हुई तस्वीरें हैं, ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जो हर साल इस चित्रकला को जिंदा करने के लिए यहाँ आते हैं। जो पुट्टी है उसको हटा करके इसके नीचे जो चित्रकारी थी उसको वापस जिंदा कर रहे हैं। उन लोगों की तस्वीर यहाँ पे लगाई हुई है। हाड़ी रानी के इस महल में अंदर प्रवेश करते हैं तो हम इस प्रकार की पालकी देखते हैं। और ये पालकियाँ रानियों को लाने ले जाने के लिए और जो भी साधु संत आते थे उनके लिए बनी हुई थी। हाड़ी रानी के महल के पास ही यहाँ के जो अंतिम शासक थे भगत सिंह, उनका यहाँ पे महल बना हुआ है। और इसके पास में हमने एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी है कि यहाँ पे जो ऊपर का जो पानी होता था उसकी निकासी के लिए पाइप लगे हुए थे। तो पुराने ज़माने में इतने लंबे पाइप होते नहीं थे, तो यहाँ पे मिट्टी के छोटे छोटे पाइप जोड़ करके ये एक बड़े पाइप का रूप दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे पाइप के टुकड़े यहाँ जोड़े थे और एक के बाद एक को अटैच कर दिया, ताकि ऊपर का कोई भी पानी है वो नीचे आसानी से उतर सके। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये भगत सिंह का महल है। यहाँ पे इस महल के सामने यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे पिलर लगे हुए हैं, तो इनकी टोटल संख्या 104 है। और बताया जाते हैं कि जो रानियाँ होती थी उनके घूमने फिरने की ये जगह थी, बहुत ही अच्छी जगह बनी हुई है। और जब बीएसएफ के जब सैनिक आए थे वो भी यहाँ बैठते थे, रुकते थे, तो ये रानियों के घूमने के लिए। अब इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पूरा ये पिलर पे खड़ा है और इसमें कुल 104 पिलर लगे हुए हैं। और यहाँ पे उनके आने जाने घूमने फिरने का जो भी समय स्पेंड करते थे तो वो यहाँ पे आसानी से घूम सकते थे, इसलिए यहाँ पे ये बना दिया उनके घूमने फिरने के लिए। आप जो सामने ये महल देख रहे हैं ये यहाँ के जो प्रमुख राजा हुए थे अमर सिंह, उनका महल है और इसका नाम है आबा महल। इसको बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। गर्मियों के मौसम में इस महल को ठंडा रखने के लिए इसके अंदर पानी छोड़ा जाता था और जो पानी वापस निकासी के तौर पे यहाँ आता था सामने। तो वो सामने जो छोटी जगह दिख रही है ये छोटे बच्चों का स्विमिंग पूल हुआ करता था और ये रानियों के लिए स्विमिंग पूल है, जिसमें अभी पानी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है। और मानसून के समय में जो भी रानियाँ यहाँ आती थी तो यहाँ बैठ सकते थे वो। यहाँ पे एक छतरी यहाँ पे बनी हुई है, एक छतरी यहाँ पे बनी हुई है। अभी ये स्विमिंग पूल साइड से कवर नहीं किया हुआ है, पहले यहाँ पे जालियाँ लगी हुई थी, पूरा कवर किया हुआ था। लेकिन जब बीएसएफ के जवान आए थे उस समय उन्होंने यहाँ पे तोड़ दी थी और यहाँ पे जालियाँ अभी बची नहीं है। और यहाँ पे अभी शाही परिवार भी नहीं रह रहा है, सिर्फ जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए ये खुला रहता है, तो वो टिकट लेके यहाँ घूम सकते हैं उनके लिए।
तो ये अंदर का दृश्य बहुत ही अच्छा दृश्य था। इधर ये आपने देखा अमर सिंह का महल, आबा महल, और इसके सामने वापस आपको दिखाया था ये भगत सिंह का महल, हाड़ी रानी का महल भी यही है। और इसके यहाँ हमने पीछे आपको दिखाया था ये रानियों के घूमने के लिए 104 पिलर पे खड़ा किया हुआ एक क्षेत्र है जहाँ पे वो घूमते थे। तो ये किले का अंदर का जो दृश्य है हमने आपके साथ साझा किया, बहुत ही अच्छा है। अब हम आगे चले इस महल में, अमर सिंह के महल की तरफ चले थे, आबा महल जिसे बादल महल कहते हैं। और इसके बाहर से आप जो देख रहे हैं ये दरवाजे हैं। यहाँ पे जो पहले गेट थे वो बीएसएफ के जवानों ने तोड़ करके उसकी लकड़ी को जलाने के लिए काम में ले लिया था। लेकिन 1993 में जब इसका पुनर्निर्माण हो रहा था, संरक्षण हो रहा था, तो ये अपने हिसाब से वापस गेट बना दिए और इस पार्टीशन को भी हटा दिया था। अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अमर सिंह का जो बादल महल या आबा महल कह सकते हैं उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये अमर सिंह जी की जो पेंटिंग है, जो हाथ से पेंटिंग बनाते थे, वो अमर सिंह जी की यहाँ पे पेंटिंग भी लगी हुई है। और ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। अब हम आगे चलेंगे। इस महल में हमने यहाँ पे चित्रकारी देखी है, वो हम आपके साथ भी साझा करेंगे। यहाँ की जो चित्रकारी है वो अद्भुत है, बहुत ही सुंदर दिखती है। और यहाँ इसके बीच में एक वाटर चैनल है। इस महल को ठंडा करने के लिए यहाँ से पानी गुजरता था। और ये सामने जो हमने आपको अभी स्विमिंग पूल के बारे में बताया था, तो ये उस स्विमिंग पूल में पानी जाता है। और सबसे इसकी एक बड़ी विशेषता ये है कि ये जो पाउडर का कलर दिख रहा है, तो ये कौड़ियाँ होती थी, उन कौड़ियों को पीस करके उसके पाउडर से यहाँ पे कलर किया हुआ है। तो ये आपने वाटर चैनल देखा, ये यहाँ की जो चित्रकारी आपने देखी। और अब हम आगे बढ़ेंगे इस महल में। यहाँ जो आगे का भाग है इसको बोलते हैं दीवाने खास। दीवाने खास का मतलब ये हुआ कि जो खास मेहमान हुआ करते थे उनके लिए जगह हैं। और सामने आप जो देख रहे हैं यहाँ पे राजा बैठते थे, और ऊपर की तरफ जो भी झरोखे देख रहे हैं यहाँ पे रानियाँ बैठ करके जो भी वार्तालाप होती थी उनको सुनते थे। और ये सामने की जगह थी, यहाँ पे उनके मिनिस्टर लोग वगैरह यहाँ पे चेयर वगैरह लगा दिए करते थे, यहाँ बैठते थे। अगर उनकी कोई भी गुप्त मीटिंग होती थी या जो पर्सनल कोई वार्ता होती थी तो वो यहीं बैठ के की जाती थी, इसीलिए इसका नाम रखा दीवाने खास। हमने आपको पीछे दिखाया था वो दीवाने आम था, आम लोगों के लिए, जो भी पब्लिक थी वहाँ बैठ करके उनसे वार्ता हुआ करती थी। और जो विशेष मंत्रणा होती थी वो यहाँ दीवाने खास में हुआ करती थी। अब हम आगे चलेंगे जहाँ से पानी की सप्लाई वगैरह होती थी, कुएँ के टाइप से जो ऊपर का पानी का कलेक्शन था वो कैसे आता था, वो भी हम आगे आपको इस रास्ते से जा कर के दिखाएंगे। बादल महल के अंदर जो आपने दीवाने खास देखा, उस दीवाने खास के पास ही ये जगह हैं। और इस जगह की पेंटिंग भी लाजवाब है, तो हमने सोचा कि हम पेंटिंग भी आपके साथ साझा करें। बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, इसके अंदर छोटे छोटे शीशे भी लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी खूबी यहाँ की ये भी है कि ये जो पीछे की तरफ अभी हम जाएंगे, लेकिन हम बता देते हैं, ऊपर उधर कुएँ हैं, वहाँ से दीवार के ऊपर पानी आकर के इस महल के ऊपर पानी आता था। और महल के ऊपर पानी आकर के वापस इस महल को ठंडा करने के लिए ये पानी यहाँ से अंदर आता था महल के। और इसकी कलाकृति भी बहुत सुंदर है। और हमें यहाँ से ये जानकारी मिली है कि जब पानी यहाँ से नीचे आता था तो इसकी इस प्रकार बनावट की हुई है कि ऐसा लगता था जैसे कोई म्यूजिक चल रहा है। और ये दोनों तरफ है, इधर भी है और वापस सामने भी है, तो दोनों तरफ से यह पानी उतर के यहाँ आता था। यहाँ से वापस इस वाटर चैनल के माध्यम से पानी बाहर जाता था उधर, जो हमने आपको दिखाया था स्विमिंग पूल। अगर स्विमिंग पूल भर जाता था और लेवल बराबर होने के बाद में इधर से पानी की निकासी बाहर की हुई थी, जिस तरफ छोटा गार्डन भी बना हुआ है बाहर की तरफ। तो अब हम आगे चल के आगे की चीज़ को देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं पुराने ज़माने के जो स्नान घर होते थे, ये रानियों के नहाने की जगह थी, यहाँ पे रानियाँ स्नान करती थी। हम इसके अंदर जाकर के इसको पूरा दिखाएंगे। बताया जाता है कि पुराने ज़माने में जब लाइट होती नहीं थी तो यहाँ पे ये जो प्राकृतिक नेचुरली जो लाइट होने के लिए ये यहाँ पे जगह छोड़ दी थी ताकि यहाँ पे प्रकाश रहे। और यहाँ पे नहाने के लिए अलग अलग सिस्टम था, इधर गर्म पानी से स्नान करने के लिए, उधर ठंडे पानी से स्नान करने के लिए। और यहाँ पे जो गर्म पानी के स्नान करने के लिए एक भट्टी के जैसा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके नीचे का जो फर्श है किसी मेटल का बना हुआ है। बाहर से जब भी कोई आग लगाते थे तो ये यहाँ पे मेटल यहाँ पे पानी को गर्म करती थी और इस पानी की निकासी यहाँ से होती थी, तो गर्म पानी से यहाँ नहाया करते थे। और जो ठंडे पानी से रानियाँ स्नान करती थी उनके लिए यहाँ पे अलग ये स्नान घर बना हुआ है।
छत पे जो पानी इकट्ठा होता था वो पानी इधर से आता था, तो यहाँ ठंडे पानी से स्नान करने के लिए, और यहाँ से वापस पानी की निकासी बाहर की तरफ थी। यहाँ रानियों के कपड़े चेंज करने की यहाँ पे जगह थी। तो ये पुराने ज़माने का स्नानघर था जिसमें रानियाँ आकर के स्नान करती थी, गर्म पानी से नहाने के लिए और ठंडे पानी से नहाने के लिए। ये दोनों जगह यहाँ साथ में बनी हुई है। ये वो वाटर चैनल है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो भी बाहर से पानी छत पे आकर के, और फिर वहाँ जो हमने बताया था कि नीचे पानी आता है, और वहाँ से इस चैनल के माध्यम से ये पानी यहाँ से नीचे चलते चलते वापस ये जो सामने हमने आपको स्विमिंग पूल दिखाए थे, ये पानी इस स्विमिंग पूल में चला जाता था। यहाँ पे ये छोटे बच्चों का स्विमिंग पूल था, और सामने वो रानियों का स्विमिंग पूल, और इसके सामने वो हमने आपको बताया था भगत सिंह का महल है। अब हम इस महल से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पे आपको लाल पत्थर दिखेगा, यहाँ पे हम बाहर चलेंगे तब। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुबह सुबह घूमने फिरने के लिए, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन है वो ठीक से बना रहे, इसलिए ये यहाँ पे जगह है जिसमें छोटे छोटे माइनर बारीकी से कटे हुए पत्थर डाल करके इसको बनाया गया घूमने फिरने के लिए। बादल महल के ऊपर की तरफ हमने देखा तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा टावर बना हुआ दिखाई दिया, और हमने जब पता किया तो बताया गया कि ये विंग टावर है। इसमें होता क्या था, अगर किसी भी साइड से हवा चलो तो वो यहाँ पे टकराती थी। यहाँ पे टकराने के बाद में नीचे खुला है, वहाँ से वो इस महल के अंदर जाती थी, ताकि ये महल अंदर से ठंडा रहे। बादल महल के बाहर ही यहाँ पे 4 बाग बने हुए। 4 बाग इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो ये क्षेत्र है, इसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। बीच में इनके छोटी-छोटी दीवार निकाली हुई है, और यहाँ पे जो ये गड्ढे दिख रहे हैं, यहाँ पे कमल के फूल हुआ करते थे, और इसमें नीचे से पानी की सप्लाई होती थी। तो ये 4 बराबर हिस्सों में चौपड़ के जैसे बंटा होने की वजह से इसको 4 बाग के नाम से भी जाना जाता है। 4 बाग से आगे बढ़ते हैं हम, तो हमें यहाँ पे बहुत बड़ा एक ग्राउंड दिखाई दिया, तो हम उस ग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं। और इस ग्राउंड की ये जो जगह है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी होली, दीपावली या कोई विशेष त्यौहार होते थे, जब कोई भी फंक्शन होता था, तो वो फंक्शन यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता था। ये जगह है, ये जगह उधर भगत सिंह के महल के सामने भी है, हाड़ी रानी का महल भी है उसके सामने भी है, और इधर अमर सिंह का महल आपको दिखाया था। ये 4 बाग इसको बोला जाता है, जो सामने स्विमिंग पूल था। तो इसी के सामने ये जो जगह बनी हुई है, यहाँ पर विशेष प्रकार से कोई आयोजन करवाए जाते थे, या कोई भी त्यौहार होता था, उसका सेलिब्रेशन होता था, तो वो सेलिब्रेशन यहीं पे किया जाता था। और ये जो स्थल बना हुआ है, इसकी एक विशेषता ये भी बताई जा रही है कि इसको आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो इसके पिलर है एक ही लाइन में आपको दिखेंगे। तो हम कोशिश करेंगे ये बात सही है क्या, तो उसका जायज़ा लेने के लिए हम इसके अंदर भी जाएंगे, ताकि पता चलेगा। अभी हम साइड से देख रहे हैं तो भी इसके पिलर है वो एकदम एक ही पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं। थोड़े अगर हम आगे बढ़े तो भी इसके जो पिलर है वो बिल्कुल एक पंक्तिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी इसकी कलाकृति बहुत ही अच्छी है, अच्छे आर्किटेक्ट थे। इसको कोई से भी एंगल से देखो, इसके पिलर है वो एक समान एक ही पंक्ति में दिखाई देते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये जल महल के नाम से जानी जाती है जगह। अभी इसके अंदर पानी है नहीं, लेकिन जब बारिश का समय होता था, और अभी भी जब बारिश होती है तो इसके अंदर पानी आता है। ये जल महल था जो कि इसी भवन के पीछे बना हुआ है। तो ये किले का जो मुख्य पार्ट है, यहीं पे अमर सिंह का महल, जैसे बादल महल या आबा महल कहते हैं, उधर भगत सिंह का, हाड़ी रानी का। और जब भी कोई दीवाने आम का कार्यक्रम होता तो रानियाँ वहाँ बैठ करके पीछे की तरफ जो भी कार्यक्रम होता था वहाँ पे देखती थी। और इधर पीछे जल महल आ गया, और ये एक सामूहिक कार्यक्रम के लिए ये जगह बनी हुई थी। इन महलों से जब हम आगे की तरफ बढ़े तो हमने यहाँ पे देखा अंदर की तरफ प्रवेश करने के बाद में कि एक सामने छोटा सा महल बना हुआ है। इस महल का नाम है शीश महल। अब शीश महल नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर शायद शीशे लगे होंगे, तो हम अंदर चलेंगे तब इसके बारे में सब कुछ जान पाएंगे। और इसके पास में जो छोटे छोटे जगह दे रखी है, यहाँ पे पानी का कलेक्शन हुआ करता था, छत के पानी का। और फिर इस गार्डन में और भी अलग गार्डन होते थे, उनमें पानी देते थे। और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बताया जा रहा है कि यूनेस्को के द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया था, जिसका प्रमाण पत्र सामने लगा हुआ है। अब हम इधर एंटर करेंगे शीश महल की तरफ। इस शीश महल के अंदर हम चलते हैं। शीश महल का मतलब यही है कि ज़्यादातर उसमें शीशे का प्रयोग किया हुआ है। इसके दरवाजे हैं, इसके अंदर भी शीशे लगा दिए गए हैं।
शीश महल को अभी वर्तमान में अंदर से बंद किया हुआ है, यहाँ पे शीशे लगा दिए गए हैं। और शीश महल से हम आगे बढ़ेंगे तो हमने यहाँ पे देखा हमाम लिखा हुआ है। जो भी यहाँ पे मेहमान आते थे उनके नहाने धोने की व्यवस्था इधर हुआ करती थी। और इसी शीश महल में अकबर भी रुके थे। जब अकबर दरबार लगा तब जब अकबर यहाँ आए हुए थे तो उनकी रेजिडेंसी के रूप में ये शीश महल उनको दिया हुआ था, वो यहीं पे रुकते थे। शीश महल के आगे हमने हमाम का जिक्र किया था, जिसमें हमने आपको ये भी बताया था यहाँ पे जो मेहमान आए हुए थे जो शीश महल में रुका करते थे उनके नहाने धोने की यहाँ पे व्यवस्था होती थी। तो ये हमाम के अंदर का दृश्य है जहाँ पे वो जो मेहमान आते थे उनके नहाने धोने की व्यवस्था थी। हम इसके अंदर देख रहे हैं अभी क्या स्थिति है। अभी इसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है क्योंकि यहाँ पे संरक्षण हो भी नहीं रहा बिल्कुल। ये हमाम के अंदर का दृश्य है, जो जगह थी मेहमानों के लिए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे दीपक महल के बारे में। शीश महल और हमाम के बाद में हम बढ़ रहे हैं दीपक महल की तरफ। यहाँ पे दीपक महल है और यहाँ पर जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे वो यहीं पे होते थे। ये दीपक महल के अंदर का दृश्य है। और यहाँ पे छोटे छोटे ये जो कैंडल के लिए झरोखे हैं, पहले के समय में जब लाइट नहीं होती थी तो यहाँ पे दीपक रखते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रकाश होता था और उसी के आधार पे इसका नाम भी दीपक महल हो गया। बताते हैं कि ऐसे जो दीपक रखने के जो झरोखे छोटे छोटे, इनकी संख्या यहाँ पे 5.5, जिसमें दीपक रखने के बाद में इसमें पूरे में प्रकाश होता था और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। शीश महल दीपक महल के बाद में अब हम चलेंगे भगत सिंह के महल की तरफ। भगत सिंह ने यहाँ पे 1725 से लेकर के 1751 तक कुल 26 वर्षों तक यहाँ पे शासन किया था। इनकी 16 रानियाँ थी, उनके महल भी इसके पीछे। इस वक्त हम खड़े हैं भगत सिंह का जो महल है उस महल के अंदर खड़े हैं। भगत सिंह जी जो यहाँ के शासक हुए थे 1725 से लेकर 1751 तक उन्होंने 26 साल यहाँ शासन किया था। और उनके कुल 16 रानियाँ थी जिनके महल भी पीछे की तरफ बने हुए हैं। और उसके बाद में वो जोधपुर चले गए। जोधपुर फोर्ट में आज भी भगत सिंह की हिस्ट्री है, वो ज़िंदा है। और ये भगत सिंह का महल था जिसके अंदर हम विज़िट कर रहे हैं। और इसके बाद सामने हमने जो देखा था उधर ये बादल महल था जिसे आबा महल कहते हैं अमर सिंह का। उधर दीपक महल आ गया था, शीश महल आ गया था, जो यहाँ पे स्विमिंग पूल है वो आ गए थे, जो कल्चर प्रोग्राम होते थे उसके लिए वो जगह थी। और इधर हमने देखा हाड़ी रानी का महल। तो ये नागौर किले का अंदर का पूरा व्यू हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नागौर फोर्ट की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और कमेंट करके बताएं कि आगामी हम किस प्रकार के वीडियो लेकर के आएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।